तो पुनर्जन्म की कहानी पार्ट 2 में आप लोग को बताएंगे और आप लोग को यहाँ तक बताएंगे कैसे एक महिला होती है जिसका नाम सुमित्रा होता है और वो 3 दिन पहले ही भविष्यवाणी करती है कि मैं 3 दिन बाद इस दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। लेकिन तीसरे दिन सच में ये घटना घट जाती है, ना कोई एक्सीडेंट होता है ना कोई और बात होता है। तो चलिए कहानी 2 में बताएंगे इसके आगे सुमित्रा के साथ में क्या होता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है इटावा। चलिए कहानी को पूरा शुरू करते हैं। अब जैसे ही सुमित्रा को लिटाया जाता है और वैद्य जी को बुलाया जाता है और जब वैद्य जी चेक करते हैं तब बोलते हैं कि सुमित्रा दुनिया छोड़ के जा चुकी है और इस दुनिया में वो नहीं है। अब घर के लोग तो चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन गांव के ही कुछ लोग उन लोग को बोलते हैं कि देखो, एक तो सुमित्रा ने भविष्यवाणी की थी कि मैं 3 दिन बाद ये दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी और ऐसे में रहस्यमय तरीके से उसका मौत भी हो गया, तो जल्दी जल्दी से इसका काम क्रिया कर देते हैं, ना कोई अनहोनी मत हो जाए। अब सुमित्रा की मौत के बाद जल्दी जल्दी उस गांव की प्रथा रहती है और यहाँ तक कि सुमित्रा सुहागन रहती है, तो जल्दी जल्दी उसका श्रृंगार होने लगता है और जो भी मतलब रीति रिवाज होने वाला रहता है वो सब होने लगता है। जिस घर में लाश रखा रहता है और कुछ महिलाएं जो श्रृंगार कर रही होती हैं, अचानक 45 मिनट हो गया रहता है। उसके बाद एक महिला चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और निकलते के बाद दूसरी वाली भी बाहर निकलती है। पहली वाली से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो बोलती है कि मैं जब वहाँ पर बैठी थी तो मैंने देखा सुमित्रा की आंखें घूम रही है और सुमित्रा मेरे को देख रही है। सब लोग बोलते नहीं, तुम्हारा ऐसा वहम होगा, सुमित्रा तो मर चुकी है। फिर दूसरी वाली जो चीखने चिल्लाते हुए बाहर आती है, जब उससे पूछा जाता है तो वो बोलती है कि मैंने देखा सुमित्रा की आंखें घूम रही है और उसकी सांसें भी बहुत तेज से चल रही है। अब जल्दी जल्दी वैद्य जी को दोबारा बुलाया जाता है और वैद्य जी जब जाते हैं तो जब नब्ज चेक करते हैं हाथ का और सांसें चेक करते हैं और आंखों में देखते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, सुमित्रा जिंदा है, ये मरी नहीं है, ये तो चमत्कार हो गया। अब उसके बाद चमत्कार होने के बाद तुरंत सब लोग हट जाते हैं। कुछ मिनट बाद अच्छे से सुमित्रा उठती है और उठने के बाद बोलती है कि आप लोग कौन हो, इतना घर में भीड़ क्यों लगाए हो। अब बाहर पति बैठ के रो रहा होता है। जब उसके कानों में खबर जाती है कि सुमित्रा तो उठ गई है, जिंदा हो गई है, वो बेचारा रोते हुए आता है दौड़ते हुए और सुमित्रा को गले लगा लेता है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा को गले लगाता है, सुमित्रा बोलती है आप कौन हो और पराई स्त्री को क्यों छू रहे हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मेरे को क्यों छू रहे हो। पति अक्का बक्का रह जाता है, अपने घर वालों को बोलता है ये क्या बोल रही है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ये तुम्हारा बेटा है 5-6 महीने का, ये तुम्हारा सास ससुर है। वो बोलती है मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ और मेरा नाम सुमित्रा नहीं शिव त्रिपाठी है। अब सब कोई चौंक जाता है, लेकिन उस टाइम वैद्य जी और गांव के कुछ लोग रहते हैं, वो बोलते हैं शायद कुछ दौड़ा उड़ा लगा होगा, अपने आप कुछ दिन में सही हो जाएगा, जाने दो। अब ना किसी दोस्त को पहचानती थी, ना अपने पति को, ना अपने बच्चे को। ऐसे कर करके ही सुमित्रा यानी कि शिव 2-3 महीना गुजर जाता है। अब बेचारा वो बाहर भी कहीं नहीं जा पाता था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये तो उससे ऐसे ही बर्ताव करती थी जैसे कि पराई स्त्री बर्ताव करती है। अब ये सब 3 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा यानी शिव को किसी को पहचानती नहीं थी और उसका पति और उसका सास ससुर ये सोचते थे कि आज नहीं तो कल सुमित्रा सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में सुमित्रा कुछ लेटर लिखा करती थी और अपने पति को दे दिया करती थी और बोलती थी जाके इसको पोस्ट कर दो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो। उसके पति को भी समझ में नहीं आता था कि जो सुमित्रा थी उसको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था और खुद उसका जो पति रहता है वो भी अनपढ़ रहता है और सास ससुर भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुमित्रा को तो पढ़ना आता नहीं था। उसके ताऊ जी थे, थोड़ा बहुत उसको पढ़ाए थे, लेकिन ये तो एकदम हिंदी खराटे बोल रही है, इंग्लिश भी बोल रही है और ऊपर से लेटर भी लिख रही है। अब वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसके दिए हुए लेटर को ले जाके चुपचाप पोस्ट डाक खाने में डाल दिया करता था। ऐसे ऐसे करके ही कई पोस्ट उसने डाल दिया रहता है। फिर एक दिन अचानक उस गांव में यानी
19 जुलाई को 45 मिनट के लिए सुमित्रा की मौत हुई थी। फिर वो पुनर्जन्म ले ली थी। उसके बाद मतलब उसको जब होश आया तो वो बोलती थी कि मैं सुमित्रा नहीं हूँ, शिव कुमारी हूँ। अब 20 अक्टूबर 1985 को एक शख्स 3 महीने बाद उस गांव में आता है और गांव में आने के बाद बोलता है कि क्या इस गांव में ऐसी कोई महिला रहती है, ऐसी कोई लड़की रहती है जो कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ पागल टाइप की है, या कुछ उल्टा पुल्टा लिखती है, या जिसको दौड़ा उड़ा पड़ता हो। अब गांव के तो सारे लोग जानते थे। वो लोग को लगा कि शायद कोई बाहर भी कमाता होगा, वो बताया होगा कि मेरे गांव में ऐसी ऐसी बात हुई है। अब गांव के लोग बता देते हैं। अब वो शख्स सुमित्रा के घर पर पहुंच जाता है और जाने के बाद वहां पे बोलता है कि घर में कोई है। सुमित्रा का पति बाहर निकलता है। वो बोलता है कि आप कौन हैं? वो बोलता है कि मेरे को एक हमेशा लेटर मिलता है और लेटर में लिखा रहता है ये गांव है, ये है और मैं यहाँ पे हूँ। तो सुमित्रा का पति पूछता है आपका नाम क्या है? तब वो आदमी अपना नाम बताता है, राम सिया त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं एक लेक्चरर हूँ और मैं इटावा से आया हूँ, जो इस गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और मुझे हमेशा लेटर मिलता है कुछ दिनों बाद इस गांव में आइए, आप आइए। मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं सोचा चलो आज लेटर भेजने वाली से मिल लेता हूँ एक दिन का टाइम निकाल कर, आखिर में वो चाहती क्या है। अब ये सब बात सुनने के बाद जो सुमित्रा का पति रहता है, तभी सुमित्रा के सास ससुर भी बाहर निकल जाते हैं और गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए रहते हैं, क्योंकि ये आदमी थोड़ा दिखने में अच्छा रहता है और लेक्चरर भी रहता है और हाथ में एक बैग रहता है। अब वहाँ पे जब सुमित्रा के सास ससुर बाहर आते हैं तब वो लोग उस आदमी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। फिर से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है और मैं इटावा से आया हूँ। अब इतना बात सुनना रहता है कि सुमित्रा के कानों में आवाज़ चली जाती है और सुमित्रा दौड़े हुए बेतहाश तरीके से आके लिपट के रोने लगती है। अब जो ये आदमी रहता है वो सुमित्रा को तुरंत दूर करता है कि ये क्या कर रही हो, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। तब वो सुमित्रा बोलती है कि आप मेरे पापा हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। तब सबके सामने ही वो बोलते हैं कि मेरी बेटी नहीं हो तुम, और मेरी बेटी को गुजरे तो इतना महीने हो गया है और वो तुम्हारे जैसे दिखती भी नहीं थी। तब उस टाइम वो बोलती है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ और पापा मैं आपको लेटर लिखती हूँ तो आप मेरी हैंड राइटिंग नहीं मिलाते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग और आपकी जो बेटी थी सेम हैंड राइटिंग है, मैं ही आपकी बेटी हूँ। अब जब राम सिया त्रिपाठी जी उस हैंड राइटिंग को मिलाते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और उस लेटर में भी यही लिखा जाता था कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन राम सिया त्रिपाठी माने तो कैसे माने, क्योंकि उनकी बेटी का तो मौत हो चुका रहता है 3 महीना पहले। लेकिन इतना लेटर जाने के बाद वो सोचते हैं क्यों ना चलो उस आदमी से, उस लड़की से, उस महिला से मिल लेते हैं, शायद उसकी दिमागी हालत ख़राब होगी। अब राम सिया त्रिपाठी जी एक रूम में बैठते हैं, बोलते हैं कि तुम बोल रही हो मेरी बेटी हो तो ठीक है, मैं जो जो पूछता हूँ तुम इसका सही सही जवाब दो। वो बोलती है हाँ पापा, जो आप पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। अब उसके बाद वहाँ पे राम सिया त्रिपाठी जी बैग में से एक एल्बम निकालते हैं और एल्बम की फ़ोटो दिखाने लगते हैं और पूछते हैं बताओ ये कौन है। जिनके जिनके बारे में पूछते हैं सब चीज़ वो बता रही होती है। फिर बाद में एक आदमी का फ़ोटो दिखाते हैं, बोलते हैं कि ये कौन है। तब वो बोलती है, सुमित्रा जो रहती है, जो यानी अपने आप को शिव त्रिपाठी बताती थी, वो बोलती है ये मेरा पति है। और वहीं पे बाजू में 2 बच्चे का फ़ोटो रहता है, वो बोलती है ये मेरे दोनों बेटे हैं। लास्ट में जो एक फ़ोटो आता है, जब उस पर राम सिया त्रिपाठी जी हाथ रखते हैं, बोलते हैं ये कौन है, तो जो सुमित्रा रहती है, जो अपने आप को बोलती थी मैं शिव हूँ, वो चुप हो जाती है और रोने लगती है। तब उसके पिता जब रोने लगती है तब राम सिया त्रिपाठी जी बोलते हैं क्या हुआ, इस फोटो को नहीं पहचान रही हो, ये कौन है। तब वो बोलती है पिताजी ये मेरी ननद है और इसी ने मेरी हत्या की थी, मेरे सर पे एक भारी चीज़ से मार दिया था जिससे मेरी मौत हो गई रहती। अब तुरंत राम सिया त्रिपाठी जी उठते हैं और रोने लगते हैं और अपने बेटी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं
कि तुमने जो जो भी बात बताया सब चीज़ सही बताया, तुम ही मेरी बेटी हो। लेकिन अब यहाँ पे ये मैटर कर रहा था कि आपकी बेटी इतना महीना पहले मर चुकी है और ये तो सुमित्रा है। अब उसके परिवार वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद राम सिंह त्रिपाठी जी अपनी सारी बात, सारी वाक्य बताते हैं कि उनकी बेटी का भी जन्म उसी टाइम हुआ था और लगभग एक अच्छे परिवार में शादी हो गया रहता है। उनकी लड़की शिव कुमारी बहुत खुश रहा करती थी और ये लेक्चरर थे कॉलेज में, पैसे भी अच्छे कमाते थे ये लोग। लेकिन जो परिवार के लोग थे वो लोग दहेज के लालच में अक्सर शिव त्रिपाठी को टॉर्चर किया करते थे। और एक और रीज़न था कि शिव त्रिपाठी जो थी वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और उस घर में, जिस घर में गई थी, सबसे पढ़ने में तेज थी, सबसे आगे थी, तो उनको एक चीज़ का जलन भी हुआ करता था। लगभग 18 जुलाई 1985 की शाम को या कुछ कभी भी टाइम एक दूर के कोई रिश्तेदार आके शिव कुमारी के घर पर खबर करते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है और उसका लाश रेलवे ट्रैक पर रखा गया है, 18 जुलाई 1985 को। और इधर सुमित्रा ने 16 जुलाई 1985 को भविष्यवाणी की रहती है कि 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। और 18 तारीख को शिव त्रिपाठी का मतलब हत्या हो जाता है, वो इस दुनिया छोड़ के चली जाती है। और 19 जुलाई को सुमित्रा भी ये दुनिया छोड़ के जा चुकी रहती है। मतलब 24 घंटे का इन दोनों में फ़र्क रहता है। लेकिन जब वहाँ बताते हैं राम सिंह त्रिपाठी जी कि जब मालूम चलता है कि हमारी बेटी खुदकुशी कर ली है और रेलवे ट्रैक पर उसका लाश पड़ा है, तो जब पुलिस वाले या घर के कुछ लोग जाते हैं तो लाश ना कटा रहता है ना कुछ हुआ रहता है, बस सर पे कोई भारी भरकम चीज़ से टक्कर मारी गई रहती है, जिससे सर पूरा पिचल गया रहता है पीछे का। और उसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी में, उस टाइम ज़्यादा मीडिया या ज़्यादा मतलब फैसिलिटी भी नहीं थी, काम क्रिया हो जाता है और ये भी इंतज़ार नहीं किया जाता है कि राम सिंह त्रिपाठी जी यानी कि शिव त्रिपाठी की पिता जो है वो आ सके। उनको आने से पहले ही शिव त्रिपाठी का पूरा जो भी मतलब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है गांव वालों से कि जिस दिन शिव त्रिपाठी का लाश मिला था उससे पहले रात को ही कुछ लोगों ने उसके घर से किसी चीज़ को लेके जाते हुए देखा था। अब ये लोग को शक होता है, लोग पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद अब शिव त्रिपाठी की लाश भी नहीं है कि जैसे पता लगाया जाए। अब सब काम क्रिया हो चुका है तो ससुर और पति को पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख पाती है और वो लोग छूट जाते हैं। फिर बाद में ननद को और सास को भी पकड़ते हैं, लेकिन वो लोग भी बेल पे छूट जाते हैं। ये सब कहानी वो बताते हैं। तब वो सुमित्रा बताती है कि मैं ही आपकी बेटी शिव हूँ और ये लोग मेरे साथ में गलत किए। और सारी बात बताने के बाद अभी भी जितने लोग सुनते हैं इस कहानी को, सबको यकीन नहीं होता है। लेकिन उसी टाइम वो बोलती है कि पापा मैं आपके साथ में चलूँगी। अब वहाँ पे जो सुमित्रा के पति और उसके जो सास ससुर रहते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। गांव के लोग भी बोलते हैं जाने दो, और जो राम सिंह त्रिपाठी जी रहते हैं वो बोलते हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं लेके जा रहा हूँ और मैं फिर अपनी बेटी को ज़रूर लेके आऊँगा। जब शिव त्रिपाठी को राम सिंह त्रिपाठी अपने घर लेके जाते हैं, घर लेके जाने के बाद परिवार के लोग भी बहुत खुश होते हैं। और वो जो उसके पहले के 2 बेटे रहते हैं पहले जन्म के, उन दोनों को वो अपना लेती है। पति जिंदा रहता है और घर के सास ससुर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन जहाँ तक देखे जीते जीतो पति ने और घर वालों ने इस बेचारी का कत्ल कर दिया होता है। ये उन लोगों के साथ में नहीं रहती है और अपने बेटे को अपना लेती है दोनों को। और फिर ये सोचने लगती है कि जो सुमित्रा से प्यार करता था, जिससे सुमित्रा से शादी हुई थी, वो भले ही बेहद गरीब है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है, लेकिन आज भी वो मेरे से प्यार करता है सुमित्रा समझकर। और एक उसका 5-6 महीने का बेटा भी है। फिर ये शिव त्रिपाठी जो ब्राह्मण फैमिली से रहती है और जो सुमित्रा लोग रहते हैं वो लोग ठाकुर परिवार से रहते हैं। फिर उसके बाद शिव त्रिपाठी अपने उसी जो गरीब पति रहता है उसके साथ में अपने दोनों बेटों के साथ में, जो सुमित्रा का बेटा रहता है यानी कि उसके पहले जन्म का, दूसरे जन्म का, दोनों का, तीनों बेटे के साथ में अब रहने लगती है। और जब ये खबर मीडिया में आता है, न्यूज़ में आता है, तो जो भी पुनर्जन्म के जो एक्सपर्ट है, जो पता लगाते हैं, जब उनके पास जाती है और ये कहानी जब वायरल होती है, तब अमेरिका तक, देश विदेश में भी ये न्यूज़ चलने लगता है।
तब अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी नामी गिरामी जो मतलब यूनिवर्सिटी है जो बस पुनर्जन्म की पता लगाती है और सर्टिफिकेट देती है, मतलब एक चीज़ हुआ है, वो लोग इंडिया आते हैं और इस कहानी पर रिसर्च करते हैं। और जो इंडिया के जो लोग रिसर्च कर रहे थे लोग दोनों लोग मिलकर इसका फैक्ट ढूंढते हैं और इस परिवार के उस परिवार से, दोनों परिवार से इंटरव्यू लेते हैं। और जो सुमित्रा यानी कि जो शिव त्रिपाठी रहते हैं उससे भी बार बार इंटरव्यू लिया जाता है, छोटे छोटे चीज़ को भी अच्छे से चेक किया जाता है। फिर बाद में खुद जो एक्सपर्ट जो वैज्ञानिक आए रहते हैं वो लोग मानते हैं कि हाँ ये पुनर्जन्म की एक कहानी है। जिस टाइम शिव त्रिपाठी का हत्या हुआ था उसके 24 घंटे बाद सुमित्रा का भी जान निकल गया था, मतलब वो भी ये दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। तो शिव कुमारी दोबारा जन्म लेती है। ये बात एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हाँ ये पुनर्जन्म की सच्ची कहानी है और पहली बार दुनिया में किसी पुनर्जन्म की कहानी पे साइंटिस्ट लोग और जो लोग इसका एक्सपर्ट है वो लोग थप्पा लगाते हैं कि ऐसी एक कहानी हुई थी। और बाद में वो लोग अमेरिका चले जाते हैं और अच्छे से ज़िंदगी इन लोगों को कट रही होती है। लेकिन 1985 से 1998 में यानी कि जो शिव त्रिपाठी होती है सुमित्रा, कुछ बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाता है 1998 में। पति भी 1-2 साल बाद ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग आज भी हैं। तो ये थी पुनर्जन्म की कहानी जिसे साइंटिस्ट भी मान के गए हैं और पहली बार एक पुनर्जन्म की कहानी पे खुद साइंटिस्ट लोग, एक्सपर्ट लोग थप्पा मारे हैं कि हाँ ये सच्ची कहानी है और यही शिव त्रिपाठी ही अब सुमित्रा है। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और लोगों को सचेत करना है। तो मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ वीडियो लेकर आता रहूँगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और बाहर में जॉब भी करता हूँ, टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और रात को 12 बजे तक, 1-1 बजे तक बैठ कर मैं कहानियाँ लिखता हूँ। एक ही कहानी को कई बार सुनना पड़ता है बस आप लोगों के लिए। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम बचे आप लोगों के पास, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट और एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और मैं आप लोग के लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।